जो मेरा कैंसर है, मेरी एज में होना बहुत ज़्यादा रेयर है। सर्जरी हुई उसके बाद के 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पेन मेंटल ट्रॉमा का है या फिर सर्जरी हुई है और इतने स्टिचेस जो पेट के बीचों बीच लगे हैं उस चीज़ का है। लाइफ चाहे कितनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, आपकी विल पावर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और मेरे लाइफ में यही पर्पस, मुझे लगता है कि यही पर्पस है कि कैसे मैं लोगों की मदद कर सकूं इस चीज़ में। हाय, आई एम डॉक्टर शिवानी बिस्वाल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एन ओवेरियन कैंसर स्टेज 3 सर्वाइवर। तो मैं आज आप सबसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस जर्नी से 2 चीज़ें सीखें। एक तो लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है पिछले साल से, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। सेकेंडली मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अपने सिम्टम्स जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पहचानें, अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, डायग्नोस करवाएं और जितने जल्दी हो सके इसका इलाज करवाएं। तो मैं पहले अपनी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूँगी। लास्ट ईयर 2 महीने, मेरे एमडी एग्ज़ाम्स के 2 महीने पहले मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ एक रात को और मुझे बहुत फ़ीवर हो गया। तब मैंने दवाइयाँ खाई और मैं सो गई। अगले दिन जब मैं उठी, कंपैरेटिवली मेरा जो पेट में बहुत दर्द था वो बेटर था पहले से। लेकिन और मैंने सोचा कि मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी एग्ज़ाम्स के 2 महीने बाद। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला, वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके गया कि अल्ट्रासाउंड तो कराना ही पड़ेगा। मेरी एक फ्रेंड थी, रेडियोलॉजिस्ट है वो, उन्होंने पहली बार मेरा स्कैन किया और तब उन्होंने मुझे बोला कि जितने जल्दी हो सके तुम अपने स्कैन्स करवाओ, गेट इट डायग्नोस्ड। और इसी वजह से मुझे पता चल पाया कि समथिंग इज़ रॉन्ग। जो मेरा कैंसर है, मेरी एज में होना बहुत ज़्यादा रेयर है। मतलब मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी 2 बार कंफर्म किया कि इज़ इट एडिनोसिए ओवरी, मतलब ये मेरी एज में, इतनी छोटी एज में जनरली नहीं प्रेजेंट करता है। तो फिर मैं भी ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए तो चलिए मेडिकली वो ऐसी बात हो गई कि बहुत ज़्यादा रेयर है, बट मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को कैसे, हाउ कैन आई हैव कैंसर। मतलब मेरा ना वेट लॉस हो रहा था, ना मेरे को कोई सिम्टम्स थे, ना मतलब ना कोई फैमिली हिस्ट्री थी, तो मुझे कैंसर हो कैसे सकता है। बट द थिंग इज़ कि कैंसर कैन हैपन टू एनीवन और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं अपने बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में थी। मुझे ऐसा लगता था मैं ही क्यों, व्हाई मी। यही क्वेश्चन आता है लोगों को जब वो इतने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे होते हैं कि व्हाई मी। मुझे भी ऐसे ही लगता था। रोज़ मैं रात को बस, मेरी आंखें खुली रहती थी और मेरे आंसू टपक रहे होते थे। मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। मेरे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं थी इस चीज़ को लेके। बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। और जितना डिफ़िकल्ट वो ये मेरे लिए है, उतना ही डिफ़िकल्ट मेरे आसपास के लोगों के लिए है। माई पेरेंट्स, दे हैव बीन सफरिंग सो मच। उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है। मेरी कज़न सिस्टर दामिनी, हु हैज़ बीन विथ मी थ्रू आउट, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर हर। वो तो अपने पीजी एग्ज़ाम्स, नीट पीजी एग्ज़ाम्स छोड़ के आ गई मेरे साथ रहने के लिए। तो फिर मतलब मैंने कैंसर में बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। मतलब मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ। मैं रोज़ सुबह फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी नहीं उठ पाती हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन आई हैव ऑल्सो गेन्ड सो मच आउट ऑफ इट। मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला। आई हैव गेन्ड सच ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स अराउंड मी। फिर अगले दिन मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने मेरा एक के बाद एक सारे टेस्ट करवाए, स्कैन्स करवाए और रोज़ एक नई चीज़ पता चलती थी और मेरे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था।
मैं बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स दे वर डिवास्टेटेड। वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट करती थी। फिर फाइनली मेरा सर्जरी वाला डे आया, मेरी सर्जरी हुई और पता चला कि मेरे दोनों ओवरीज़, यूट्रस सब कुछ निकाल दिया गया। उन्होंने पहले आइडिया दे दिया था कि मैलिग्नेंसी है और ऐसा करना पड़ सकता है। बेसिकली सर्जरी में मेरे ओवरीज़ और यूट्रस रिमूव कर दिए गए थे। तब मेरे आसपास बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हें कैंसर है, तुम पहले ये मत बताओ, तुम बोल दो कि तुम्हारे बाल मे बी किसी और स्किन डिज़ीज़ से झड़ गए या फिर कुछ और इन्फेक्शन हो गया तो तुमने अपने सारे बाल हटा दिए। और सेकेंडली ये था कि तुम ये मत बताओ कि तुम्हारे ओवरीज़ और यूट्रस हटा दिए गए हैं, क्योंकि लोग बातें करेंगे, लोग बोलेंगे कि ओ इसके तो अब बच्चे नहीं हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। अगर तुम्हारी कभी शादी की बात हुई तो उस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, सबको बताना ही क्यों है इस बारे में, तो तुम बहाने मार दो। सब लोग मुझे यही कहते थे। बट मैंने इसको देखने का एक अलग नज़रिया ढूंढा, मतलब दिस हैपेंड आफ्टर कैंसर ओनली। मैं पहले इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी इन चीज़ों को लेके, लेकिन अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि क्या हो गया अगर बच्चे नहीं हो सकते तो आप हमेशा बच्चे अडॉप्ट कर सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज़ अ सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अगर आपको कैंसर है तो उसका इलाज है, अगर बच्चे नहीं हो सकते तो उसका भी एक इलाज है कि आप बच्चे अडॉप्ट कर सकते हो। यू नो, डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। तभी भी मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। जब सर्जरी हुई उसके बाद के 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पेन मेंटल ट्रॉमा का है या फिर सर्जरी हुई है और इतने स्टिचेस जो पेट के बीचों बीच लगे हैं उस चीज़ का है। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आने लगी। फिर उसके बाद मैं डिस्चार्ज हुई, घर गई और घर पे जब मैं 1 महीना थी, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैं अपने कमरे में पूरे दिन लेटी रहती थी एंड मेरे आँखों से बस आँसू निकलते रहते थे, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। मेरे को कैंसर हो गया एक्चुअली, और मेरा कैंसर था एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी स्टेज 3। क्योंकि मेरे को कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। मैं मेरा कोई वेट लॉस हो रहा था, ना मेरे को कोई ऐसे बहुत ज़्यादा एविडेंट सिम्टम्स थे। बस मेरे को पेनफुल पीरियड्स होते थे, जो कि सेकेंड डे ऑफ मेंसेस हर एक लड़की के लिए मोस्टली पेनफुल ही रहते हैं, बस इतना ही सिम्टम था। लेकिन और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं टेस्ट कराऊँ, क्योंकि सिम्टम्स कभी इतने एविडेंट नहीं थे। फिर मैं जब 1 महीना घर पे लेटी रही और बहुत अकेली थी, तो फिर उस टाइम पे मुझे धीरे धीरे ये फीलिंग सिंक इन करने लगी कि अच्छा मेरे साथ क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, मैं इतने पेन में हूँ, एक्चुअली मेरे पास ओवरीज़ और यूट्रस नहीं है। तो ये सब वो वाली फीलिंग मुझे धीरे धीरे सिंक इन हुई और इतने में ही मेरे कीमोथेरेपी का टाइम आ गया। 9th में अराउंड मेरी कैंसर की सर्जरी हुई थी, जिसमें मेरे 28 अराउंड स्टिचेस थे, और 9th जून मेरी पहली कीमोथेरेपी थी। कीमोथेरेपी में मुझे बोला गया था कि आप आराम से टॉलरेट कर लोगे, आप यंग हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरे सारे जितने कीमोथेरेपी सेशंस थे, मेरे को सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज़ मोशंस और डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, स्टूल्स पास करना इतना ज़्यादा पेनफुल था। एवरीथिंग वाज सो डिफ़िकल्ट। फिज़िकली तो ट्रॉमेटिक था ही, मेंटली और भी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। फिर रात को इतना सब कुछ होते हुए रात को नींद तो आती नहीं है, पूरी रात आप ऐसे ही जगे रहो, बिल्कुल ब्लैंक, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ज़िंदगी में। उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब तो मेरे एमडी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैं अभी, मेरे में हिम्मत नहीं है वो देने की। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको बाद में देती हूँ, लेकिन मेरे को अपने आप को डाइवर्ट करना था। जितने मेरे साइड इफ़ेक्ट्स थे, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ डाइवर्जन नहीं था। मैंने सोचा कि एक बार एमडी एग्ज़ाम्स दे के देखते हैं, क्या पता निकल जाएं।
तो फिर मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस किया, उनको लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ कि कोई ऐसे स्टेट में एग्ज़ाम्स कैसे दे सकता है। लेकिन मैंने उनसे डिस्कस किया और मेरी सेकंड कीमो की डेट एंड ऑफ जून में थी और मेरे एग्ज़ाम्स 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहे थे। मैंने अपना सेकंड कीमो लिया और कीमो के जस्ट बाद मैं अपने कैंपस चली गई थी, क्योंकि उसी दिन सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो आपको प्री मेडिकेशंस देते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी देते हैं, तो उस दिन साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, अगले दिन से सबसे ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। पहले के 4-5 दिन तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा है, पर मैंने अपने चारों एग्ज़ाम्स दिए। मैं एग्ज़ाम्स के एक रात पहले बैठ के पूरा पढ़ती थी, अगले दिन रिविज़न भी करती थी और जाके एग्ज़ाम भी देती थी। थ्रू आउट इस जर्नी में मेरी जो कज़न है, मेरी कज़न सिस्टर दामिनी, शी वॉज़ देयर विथ मी। एक्चुअली ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, उसकी भी है। शी वॉज़ देयर ऑल अलोंग। मेरे पेरेंट्स तो थे ही, बट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेजरली उसी का है, क्योंकि वो मेरे साइड में बैठी रहती थी। एग्ज़ाम के जस्ट पहले वो मेरे को थोड़े चॉकलेट्स खिलाती थी ताकि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आए। मेरे को ORS का बॉटल पकड़ाती थी, मुझे भी मेरा हाथ पकड़ के एग्ज़ामिनेशन हॉल तक ले जाती थी, बैठाती थी और मैं 3 घंटे पेपर लिखती थी। और मेरे को समझ भी नहीं आता था कि मैं पेपर लिख कैसे रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी थी ही नहीं। ऐसे करके मेरे 4 पेपर हो गए और फाइनली मेरे प्रैक्टिकल का टाइम आया। मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन के एक दिन पहले मुझे इतनी उल्टियाँ हुई, मेरे वॉमिट्स में ब्लड आ रहा था। मैंने सोचा कि इतने दूर आ चुकी हूँ तो प्रैक्टिकल क्यों मिस करूँ। फिर मैंने जैसे तैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में दवाइयाँ खाई, इंजेक्शंस ली और बैठी। और मेरे को अभी भी याद है, मैं एग्ज़ामिनर के सामने बैठी थी, वो मुझे बिस्किट ऑफ़र कर रहे थे कि ये लो खा लो, शायद तुम में थोड़ी एनर्जी आ जाए बोलने की। और एक हाथ से मैं अपना ORS सिप कर रही थी, एक हाथ से बिस्किट खा रही थी और मैं आंसर कर रही थी। ऐसे ही देखते देखते मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब मैंने सोचा कि शायद सेकंड कीमो में थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे और हर चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर फाइनली जब मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, तब थर्ड कीमो का टाइम आया। थर्ड से सिक्स्थ कीमो मैं घर पे ही थी। फिर भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि कीमो होने ज़रूरी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे ही आएंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता। दवाइयाँ होती हैं उनको मैनेज करने के लिए, बट स्टिल साइड इफ़ेक्ट्स तो वैसे ही रहेंगे। मतलब थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ एक्चुअली योर विल पावर टू ओवरकम दो साइड इफ़ेक्ट्स। क्योंकि ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो एंड टू पेन। ऐसा लगता है कि कल फिर से वही सेम स्टोरी, कब मेरा पेन कब थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है। बट वो एक्चुअली होती नहीं है उस टाइम पे। इट इज़ दैट डिफ़िकल्ट। उस टाइम पे मैंने अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कभी नेटफ्लिक्स देख लिया, कभी मैंने पेशेंट्स भी देखे हैं। उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशंस किए हैं, क्योंकि मैं कहीं जाके काम नहीं कर सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। तो फिर मैंने अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखा। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी कीमोथेरेपी के सेशंस ख़त्म हो गए, तब मेरी हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट हुई। वो एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं है, बट वो एक्चुअली एक थेरेपी है ताकि आपका जो मेरा कैंसर का रेकरेंस ना हो, उसके लिए है। और उसके भी अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे जॉइंट पेन है बहुत ज़्यादा। मतलब हर एक जॉइंट में इतना पेन कि मैं ना रात को सो पाती हूँ, ना मैं सुबह उठ पाती हूँ। मैं पैर नीचे रखते ही इतना इट्स सो पेनफुल। पूरे दिन काम करना इतना पेनफुल है। और मुझे हॉट फ्लैशेस आते हैं, पूरे बॉडी में पसीना आने लग जाता है, हर घंटे पसीना आता है और उसकी वजह से बॉडी में इचिंग होने लग जाती है। मतलब इट इज़ वेरी वेरी इरिटेटिंग। एवरी डे गोज़ बाय लाइक दिस, बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि कभी ना कभी थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो होता नहीं है। तब से लेकर अभी तक मेरी वही हार्मोनल थेरेपी चल रही है और यही सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ चाहे कितनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, आपकी विल पावर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो विल पावर है टू ओवरकम दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द प्रॉब्लम्स यू हैव इन लाइफ। दैट इज़ व्हाट आई फील। वो मैं अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी क्रॉनिक पेन जब रहती है तो फिर कोई भी बंदा हार मान जाता है। और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरे भी बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि जब मेरे को बेड से उठने का मन नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा मतलब पूरे दिन रोती रहती हूँ। लेकिन स्टिल अभी भी मेरे कैंसर के 60% रिकरेंस चांसेस हैं। इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। मुझे लगता था ओ गॉड, अगर वो फिर से आ गया, फिर से वही सर्जरी, फिर से इतना टॉर्चरस कीमोथेरेपी मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगी। और इस चीज़ को लेके मैं इतना परेशान रहती थी, मतलब पोस्ट सर्जरी इतने महीनों से। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चाहे रिकरेंस हो या ना हो, दोनों ही चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं अपना करंट सिनेरियो जो कि इतना डिफ़िकल्ट है, उसको और ज़्यादा वर्सन क्यों करूँ ये सोच के। तो मैं रोज़ सुबह ऐसे उठती हूँ कि कोई बात नहीं, आज का डे डिफ़िकल्ट है बट आई विल गेट थ्रू इट। मतलब मैं उसको डे वाइज़ लेती हूँ, एक चैलेंज की तरह लेती हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ, मैं बहुत हैपीली सबको ग्रीट करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आज मुझे पेशेंट्स देखने हैं, आज का दिन इतना भी ख़राब नहीं होगा। फिर धीरे-धीरे जैसे दिन गुज़रता है, वो इतना भी ख़राब नहीं लगता। एट द एंड ऑफ़ द डे जब मैं जाती हूँ सोने के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव था, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ अच्छी चीज़ें करी, मैंने पेशेंट्स देखे। तो इस तरह से मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब जब इतनी डिज़ीज़ इतनी क्रॉनिक होती है और पेन इतना क्रॉनिक हो जाता है, तो अपने आप को समझा पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स लाइक अ डार्क टनल, जिसमें बहुत बस टनल है और वो बहुत ही डार्क है, बहुत ही डार्क है। फिर आपको एक रे ऑफ लाइट दिखती है एट द एंड ऑफ द टनल। फिर से डार्क टनल आ जाती है, फिर से एक रे ऑफ लाइट दिखती है। तो आपको कोशिश करनी है कि वो रे ऑफ लाइट बड़ी होती जाए धीरे धीरे, एंड दैट रे ऑफ लाइट इज़ योर एक्चुअली योर विल पावर टू ओवरकम योर प्रॉब्लम। व्हेन योर विल पावर इज़ मोर देन योर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, तब कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, तब आप कोई भी चीज़ ओवरकम कर सकते हो। और यही मैंने अपनी पूरी जर्नी से यही सीखा। मुझे पहले ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं कीमोथेरेपी के दौरान अपने एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ, बट मैंने दे दिए। एक्चुअली आपको अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने विल पावर के बारे में तभी पता चलता है जब आप अपने लाइफ में इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करते हो। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे हम अपने प्रॉब्लम से भागते हैं, हम सोचते हैं कि ओ हम टेस्ट क्यों कराएं, हम टेस्ट कुछ निकल आया तो। मोस्टली मेंटालिटी लोगों की यही होती है। मेरी भी एक टाइम पे ऐसी थी कि मैं 2 महीने डिले कर देती हूँ, अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं कराती हूँ, लेकिन तब लेट हो जाता। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आपको सिम्टम्स हैं, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है काफ़ी टाइम से, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। हर एक कैंसर का एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है, और उससे और ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो मिलके आपके कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आप आस-पास से पूछें कि आस-पास लोगों से पूछें कि अच्छा तुमने कैसे टैकल किया, तुमने, वो एक सही तरीका नहीं है कैंसर को डील करने का। आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को पता है कि आपको कैंसर कौन-सा है, ग्रेड कौन-सा है, स्टेज कौन-सा है। वो ही बेस्ट पर्सन है टू डील विथ योर कैंसर, टू हेल्प यू सर्वाइव दैट थिंग। कैंसर से पहले मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। मैं काफ़ी शाय थी बहुत सारी चीज़ों में। मैं बहुत ज़्यादा सोचा करती थी, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच लेती थी। मेरे को प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग की, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेती थी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। लेकिन लाइफ आफ्टर कैंसर एक्चुअली चेंज्ड। मैं बहुत छोटी चीज़ों को लेके बहुत ओवरथिंक नहीं करती, मैं बस कर लेती हूँ। अगर मेरा कुछ मन करता है मैं कर लेती हूँ। मैं कीमोथेरेपी के दौरान भी बाहर कैफ़े घूमने गई हूँ, रेस्टोरेंट्स घूमने गई हूँ। मेरे को फ़र्क पड़ना कम हो गया। जैसे लोग मेरी तरफ देख रहे थे जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी अपना, तो लोग मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे इतना ऑकवर्ड नहीं फ़ील हो रहा था। जब मैं कीमोथेरेपीज़ के टाइम पे बाहर कैफ़े घूमने जाती थी, तो लोग मेरी तरफ देखते थे, क्योंकि ना मेरे सर पे बाल थे, ना आईब्रोज़ थे, और
तब मेरी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। मैंने अपने आप को बहुत टाइम तक मिरर में नहीं देखा है, बट स्टिल मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही थी जितनी मैं पहले बॉदर हुआ करती थी। तो मैंने बहुत कुछ एक्चुअली सीखा है आफ्टर कैंसर। इट गेव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव इन लाइफ। चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली ना लेना। हाँ, ऑफ कोर्स अपने हेल्थ को तो आप सीरियसली लोगे ही, वो तो है ही, बट और चीज़ों को इतना सीरियसली ना लेना, किसी चीज़ में इतना ज़्यादा बुरा ना लगना। अ, वो चैलेंजेस जो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे लाइफ में, उन चैलेंजेस को पूरा करना। जैसे मैं इतने लोगों के सामने बात करने में कभी कंफर्टेबल थी ही नहीं, बट मैं आप सबसे बात कर पा रही हूँ, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। बेसिकली मेरे फर्स्ट कीमो के बाद मैं 20th डे के अराउंड मेरे सारे बाल चले गए, मेरे बाल झड़ गए। मेरी कज़न शी यूज़ टू हेल्प मी आउट नहाने में, तो फिर उसके हाथ में मेरा इतना बड़ा गुच्छा आ गया बालों का, तो वो उसने अपने पॉकेट में डाल दिया ताकि मुझे पता ना चले, लेकिन आई न्यू कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद तो मेरा स्कैल्प इतना पेनफुल हो गया कि मुझे सारे अपने बाल शेव करने ही पड़े। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जब ये हुआ तो माई मदर शी वॉज़ क्राइंग। वो कह रही थी थोड़े और टाइम रख लेते बाल, अभी से बाल सारे हटाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इट गॉट वेरी पेनफुल, मुझे हटाना ही पड़ा। और मेरे दिमाग में भी ऐसे था कि सेकंड कीमो के बाद तो मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तब तक शायद अगर मेरे बाल बच जाते तो मैं वो ऑकवर्डनेस जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाऊं और इतने लोगों को फेस करूं, लेकिन अगर मेरे बाल हों तो मुझे सबको आंसरेबल नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे बाल झड़ गए। मेरे आईब्रोज़ नहीं थे, आई लैशेस नहीं थे, मेरे स्कैल्प के सारे बाल झड़ गए और मैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। उस टाइम का थॉट बता रही हूँ मैं आप सबको। आई वॉज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत बहुत अजीब लग रहा था अंदर से। मुझे वो कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगा धीरे धीरे। जब मैं गई एग्ज़ाम देने अपना, वहाँ पे बैठी, लोग मेरी तरफ देखते थे, उनको लगता था इसको मतलब क्या हो गया है। आधे लोग सिंपैथी से देखते थे, आधे लोग ऐसे सोचते थे कि पता नहीं, जैसे किसी ने मेरे को इस तरह से कभी देखा नहीं है, तो उनके लिए भी थोड़ी अजीब सी बात थी। और जब मैं कहीं बाहर जाती थी या कहीं किसी के साथ किसी गैदरिंग में जाती थी तो लोग पूछते थे कि कुछ तो हुआ है, मतलब इसके बाल तो झड़ गए हैं, चलो मान लो इसको कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन इसके आईब्रोज़ और आई लैशेस क्यों नहीं है। जब आईब्रोज़ झड़ जाते हैं तब फेस बहुत अजीब हो जाता है देखने के लिए, बट इट ग्रोज बैक। मतलब आफ्टर माई 6th कीमोथेरेपी, आफ्टर अ मंथ मेरे सारे बाल वापस आने लग गए धीरे धीरे, और वो वापस आ जाते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कीमोथेरेपी से आधे लोग इसलिए घबराते हैं कि वो अपने सारे बाल लूज़ कर दें, बट आप मेरे बालों को देखोगे तो वो पहले से ज़्यादा बेटर हैं। पहले तो मैंने इतनी ट्रीटमेंट्स करवा के अपने बालों को ख़राब कर दिया था, अभी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेंस ग्रोथ आई है। तो लेट्स टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आई हैव गॉट गुड हेयर नाउ। फ्यूचर में बेसिकली मैंने तो बहुत कुछ सोचा था। पहले तो मैंने ये सोचा था कि एक बार मैं ठीक हो जाऊँ, फिर मैं ट्रैवल करूँगी, नई नई जगहें एक्सप्लोर करूँगी, बट धीरे धीरे उन सारी चीज़ों ने बैक सीट ले लिया। और फिर जब मैंने जैसे अपना मेरी वीडियो आई है पीपल ऑफ इंडिया के पेज पे, तब बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि मेरे साथ ये हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको कैंसर हुआ है, बहुत सारे नॉन डॉक्टर्स जिनको कैंसर हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जर्नी शेयर की है। तो मैं ये करना चाहती हूँ कि मतलब वो मेरी जर्नी से दे कुड रिलेट टू माई जर्नी। तो मैं आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल आउट, आई वॉन्ट टू जॉइन NGOs टू हेल्प पीपल आउट। मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं लोगों की कैसे हेल्प कर सकूँ, जो जर्नी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती है उसमें कैसे मैं उस जर्नी में उनकी हेल्प कर सकूँ। दिस इज़ आई वॉन्ट टू डू, दिस इज़ समथिंग दैट कैंसर गेव मी एक्चुअली। मतलब थैंक्स टू कैंसर दैट आई एक्चुअली नो माई पर्पज़ इन लाइफ। It is not money, traveling, hobbies. It is like helping people out.
इट गिव्स मी हैप्पीनेस। जैसे मैं रोज़ सुबह उठ के पेशेंट देखने जाती हूँ तो और मैं उससे ठीक कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो कुछ अच्छा किया मैंने। और मेरे लाइफ में यही पर्पस, मुझे लगता है कि यही पर्पस है कि कैसे मैं लोगों की मदद कर सकूँ इस चीज़ में, कैसे मैं अवेयरनेस फैला सकूँ। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़।